हाँ, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं भूगोल की। और इस क्लास में जो भी चर्चा हम लोग करें उससे आप नोट करते जाइएगा। और आज का है चैप्टर अपना 13 नंबर का है, भूगोल का है, हिंदी मीडियम की क्लास है। और इस भूगोल में चैप्टर 13, इससे मुख्य मुख्य चीज़ें आप नोट करते जाए, समझते जाए, जो एग्जामिनेशन में आएंगे। और जो भी हमारे आईएएस का एग्जामिनेशन है, ये हमारा पीसीएस का है, इसमें से जो आएंगे उससे आप नोट करते जाए। साथ ही साथ ये भी आपको करना है कि इन जो अवधारणात्मक या तथ्यात्मक चीजें हैं तैयार करना है। और बाद में चैप्टर 13 का पूरा नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले इस चैप्टर को हम लोग विशद रूप से समझें, व्याख्या करें, और उसके बाद फिर आपका पूरा नोट्स होगा। जो चैप्टर 13 है वो है खनिज संसाधन। एक बात ये ध्यान देना है कि आईएएस और पीसीएस यानी सिविल सर्विसेज के लिए थोड़ा भाषा में समस्या आती है। इसलिए हिंदी भाषाई वाले लोगों को आवश्यकता है कि कुछ इंग्लिश टर्म भी मालूम हो, क्योंकि इंग्लिश टर्म के आधार पर, इंग्लिश भाषा के आधार पर पेपर बनता है। और उसके साथ में ही यह है कि हिंदी में फिर ट्रांसलेट हुआ करता है। इसका मतलब ये कि जो खनिज संसाधन हमारा आया, इसकी अंग्रेजी आपको पता होना चाहिए। और जैसा इसकी अंग्रेजी में है कि खनिज का है मिनरल और संसाधन का है रिसोर्सेज, तो ये आया मिनरल रिसोर्सेज। सबसे पहली बात ये कि चैप्टर 13 में और इसका जो शीर्षक है वो है खनिज संसाधन। लेकिन इस खनिज संसाधन में हमें सबसे पहले खनिज शब्द को जानना है, फिर संसाधन शब्द को, और फिर इसके अंतर्गत क्या तथ्य है, क्या उदाहरण है, उन्हें समझना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा खनिज शब्द आया और इसका अंग्रेजी में है मिनरल शब्द आ गया। तो एक बात ये ध्यान देना है, जो हमारी ये पृथ्वी है और इस पूरे पृथ्वी में अगर हम ये ग्लोब में देखें तो ग्लोब में जो हमारा ये पृष्ठ है, ये हमारा इसका जो धरातल है, अगर हम धरातल पर खोदने का काम करें और खोद कर अंदर जाएं और अंदर से अगर हम कोई चीज निकालते हैं, तो जो खोद करके निकालते हैं, खोदने का काम है, तो जो खोदने का काम है उसे हम खनन बोल देते हैं और काफी गहराई में खोदते हैं। और खोदने के बाद कोई तत्व, कोई वस्तु अगर हम निकालते हैं तो उसे हम कहेंगे खनिज। इसका मतलब खनिज वे तत्व है जो खनन के द्वारा धरती पर खोदने से ही वो बाहर निकलते हैं, वो हमारे खनिज कहलाएंगे। तो खनिज वे तत्व जो धरती पर खोदने के बाद मिलते हैं। इसका मतलब ये कि जो हमारी ये धरती है, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से इस धरती ने अपने अंदर बहुत सारी चीजें पैदा की। जैसे आज आप आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए अगर आप अपने अंदर गुणवत्ता विकसित करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में तथ्यगत अवधारणात्मक अगर आप विकास करेंगे, मुख्य परीक्षा में लेखन गतिविधि अगर सुधारेंगे, इसका मतलब आपने गुण पैदा किया है। और अगर गुणवत्ता आपने पैदा की है तो निश्चित बात है कि आप काफी कुछ फलदायी काम करेंगे। वैसे ही पृथ्वी ने हजारों साल में अपने अंदर काफी गुण विकसित किया है, चीजें पैदा की है, और इंसान उन्हें खोद कर निकालता है, खनन करके निकालता है, और उससे अपने जीविका चलाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें पृथ्वी ने पैदा की, अगर हम खोद कर निकालते हैं, उन तत्वों को हम खनिज कहेंगे। अब रही बात संसाधन, तो संसाधन जो शब्द आता है, तो संसाधन ये कि वे साधन, वे चीजें जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति में काम आए, वे संसाधन कहलाती। अभी यहां पर ये अगर छोटा सा उदाहरण ले, यह मार्कर मेरे लिखने के काम आ रहा है, यह मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, तो ये मेरा संसाधन है। मेरी कार है, वह कार मुझे आने जाने के लिए सहयोग करती है, संसाधन है। मेरे यहाँ घर पर पानी है, पानी आवश्यकता की पूर्ति करता है, वह संसाधन है। अगर एक किसान के पास पशु है और उस पशुओं से अपनी वो आवश्यकता की पूर्ति करता है, खाने की पूर्ति करता है या जीविका चलाने की पूर्ति करता है, तो संसाधन है। तो अतः संसाधन वह कोई एक वस्तु है या वह एक चीज है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग करे, वो संसाधन कहलाएगा।
इस तरह से हम कहें खनिज संसाधन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि धरती के अंदर समाहित वे तत्व जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति में सहयोगी है, वो खनिज संसाधन है। हम धरती के अंदर खोदकर उन तत्वों को निकालते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वही खनिज संसाधन के रूप में आएंगे। अब मान लिया कि हमने धरती को खोद करके हमने यहां पर लोहा निकालने का काम किया, तो लोहा हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। हमने सोना निकालने का काम किया, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। हमने चांदी निकालने का काम किया, हमारी आवश्यकता का पूर्ति करेगा। हमने कोयला यहां पर निकाला, विद्युत उत्पादन के काम में या अन्य काम में आएगा, वह भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। ये सभी खनिज के रूप में है। अगर हमने यहाँ पर बालू निकाला या हमने रेत निकाला या हमने मोरम निकाली, तो ये भी हमारे एक खनन के रूप में है और ये खनिज है। इसका मतलब है कि धरातल पर विद्यमान ऐसे तत्व जिन्हें हम निकालते हैं और वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो यही है खनिज संसाधन। तो इसका मतलब हम ये देखें कि इस चैप्टर में खनिज संसाधन के अंतर्गत हमें उन सारी चीजों को देखना है और समझना है कि कौन कौन सी चीज आएंगे। तो खनिज संसाधन का एक सामान्य अर्थ तो आपने जान लिया, लेकिन खनिज संसाधनों में दो तीन प्रकार के जो और विशेष क्वेश्चन आते हैं। तो मान लिया खनिज संसाधन में हम कहते हैं धात्विक खनिज आ गए या धात्विक खनिज संसाधन आए, तो ये धात्विक खनिज क्या होते हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा में है, मुख्य परीक्षा में, इसलिए इसे आप सुनते जाएं, नोट भी करते जाएं कि धात्विक खनिज क्या है। जो मेटेलिक आएगा मिनरल्स वो क्या है, और इसी तरह आता है अधात्विक खनिज भी आ जाते हैं कि ये अधात्विक खनिज क्या है। इसका मतलब खनिज संसाधन के अंतर्गत सामान्य अर्थ जानने के साथ हमें ये जानना जरूरी है कि धात्विक खनिज क्या है और अधात्विक खनिज क्या है। तो इसका सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। कभी कभी साक्षात्कार बोर्ड में यह पूछ लिया जाता है कि धात्विक खनिज से आप क्या समझते हैं, अधात्विक खनिज से क्या समझते हैं, या फिर जैसे कि मान लिया राजस्थान के पीसीएस में है या उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के या आईएएस में भी इन धात्विक खनिज के बारे में मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम ये कह सकते हैं कि धात्विक खनिज वे खनिज है जिन्हें हम गलाकर उनसे धातु प्राप्त करते हैं। इफ वी हैव टू द मेटल, अब मेटल क्या है, जब हम मेल्टिंग करके, तो यदि हम किसी चीज को गला दें और गलाने के बाद अगर वो धातु प्राप्त, वो तत्व प्राप्त होता है, उसे हम धात्विक खनिज के रूप में कहेंगे। लेकिन वहीं पर जिस तत्व को हम गलाएं नहीं और गलाना ना पड़े और वो तत्व मिलता है, तो वह अधात्विक खनिज के रूप में आएगा, इसे गलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर मैं धात्विक खनिज की चीजों को अगर उदाहरण के रूप में लूं, तो जैसे बॉक्साइट है, टिन है, मैग्नीज है, तांबा है, ये धात्विक खनिज के रूप में है। और अगर मैं अधात्विक खनिज के रूप में लेता हूं, तो उसमें चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, फास्फेट है, ये हमारे अधात्विक खनिज के रूप में आते हैं। अच्छा, धात्विक खनिज और हम अधात्विक खनिज इन्हें जान लें, इसके बाद हम देखते हैं कि लौह खनिज क्या है। तो लौह खनिज के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें, और उसके लौह खनिज आया, इसी तरह हम अलौह खनिज की भी बात करेंगे कि अलौह खनिज क्या है। निश्चित बात है कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसा खनिज जिसमें लोहे के तत्व हो तो लौह खनिज माना जाएगा, जो लौह इस्पात उद्योग में प्रयोग होता है। और लौह खनिज सामान्यतः रवेदार चट्टानों में पाया जाता है। मान लिया क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि लौह खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाएगा, तो लौह खनिज रवेदार चट्टानों में पाया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और लौह खनिज के उदाहरण में जैसे अयस्क है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, यह लौह खनिज के उदाहरण है। अगर मैं अब अलौह खनिज की बात करूं, तो अलौह में ऐसे तत्व, ऐसे खनिज जिसमें लोहे का अंश न हो, तो उसे हम अलौह खनिज कहते हैं। और यह लगभग सभी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो अलौह खनिज सभी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। इसमें जैसे कि तांबा है, सोना है, सीसा है, बॉक्साइट है, टिन है, मैग्नीशियम है, ये इसके उदाहरण के रूप में। देखिए, सभी जो बच्चे जागरूक होते हैं
और जिनमें से क्रिएटिविटी होती है, तो उन बच्चों को यह आवश्यक है कि वो क्रिएटिविटी बनाए रखें। तो उनके लिए यह है कि लौह खनिज क्या है, अलौह क्या है, धात्विक क्या है, अधात्विक क्या है, इन चीजों की साधारण सी समझ जरूर होनी चाहिए। अगर ऐसी समझ आपने रखी है तो निसंदेह तभी आप सफलता के नजदीक जाएंगे। तो मान लिया कि हमने इस खनिज संसाधन में इन सामान्य तत्वों को समझा, सामान्य जानकारी ली। अब हम लेते हैं नंबर दूसरे में भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये सामान्य जानकारी रहे, लेकिन अगर आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय खनिज क्षेत्र कौन है, तो अब दूसरा नंबर हम लोग लेते हैं भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र। तो भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, अब इनमें से कौन कौन से हैं यह आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसको स्मरण करना है, बार बार अभ्यास करिए। और मैंने कई बार कहा कि एक नोट्स को 10 बार पढ़ें तो आप जरूर सफल होंगे, और 10 नोट्स को एक एक बार पढ़ेंगे तो शायद सफलता में कठिनाई आए। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो भारत के प्रमुख खनिजों में अगर हम ले तो नंबर 1 आ गया। अब कम से कम ये भारत के प्रमुख खनिज का आप क्षेत्र को तो रट लें, कौन सा क्षेत्र कहां पर है। तो जब यह रटा होगा तो उसके अंदर भी उन क्षेत्रों के पॉइंट्स भी जानने की जरूरत है। तो मान लिया भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र में नंबर 1 हम लेते हैं उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो ये नंबर 1 आप लिखते जाइएगा, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र आया। तो देखिए ये ध्यान देना है, जैसा मैंने आपसे बताया था कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है, लगभग मध्य भारत से नीचे का क्षेत्र वह प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता है, पेनिनसुलर एरिया कहलाता है, वो आप जानते भी हैं। और अगर हम मैप में यहां पर देखने का प्रयास करें तो जो ये मैप आपका साइड में है, तो आप देखिए भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी में अगर आप जाएं, तो जब उत्तर पूर्वी में जाते हैं तो यह उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ओडिशा है, झारखंड है, ये क्षेत्र आते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारे प्रमुख खनिज क्षेत्रों में एक है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीप में उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो झारखंड और ओडिशा का क्षेत्र आता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको यह ध्यान देना है कि जो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो यह एक ऐसा क्षेत्र आता है कि जो कि प्रमुख रूप से यानी खनिजों के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्षेत्र माना जाता है। और यह भी ध्यान दीजिए कि चूंकि यह आपका जो प्रायद्वीपीय ये क्षेत्र है, इसका उत्तर पूर्वी ये भाग आता है, इस उत्तर पूर्वी में महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। शायद यही कारण है कि इस क्षेत्र को, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को, इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। इसे नोट करिए, यानी यह भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया, यानी यह खनिज, भारतीय खनिज का हृदय स्थल, यानी मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि जैसे व्यक्ति के शरीर में हृदय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इस क्षेत्र में ज्यादा खनिज है, इसलिए यह हृदय के रूप में है। खनिज के मामले में हृदय है, सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट के रूप में यानी इसे ये माना जाता है, और इस रूप में हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो यह मिनरल के रूप में आया, तो यह मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन इज कॉल्ड द मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। और ध्यान देना है कि जो ये क्षेत्र है, यहां पर आर्कियन शील्ड क्षेत्र पाया जाता है। आर्कियन से मतलब ही होता है पुराना, यानी जो पुराने शैल है उनका क्षेत्र पाया जाता है। और इसी आर्कियन शेल्ड यानी पुराने शैलों या चट्टानों वाले क्षेत्र में ही यानी यहां खनिज पाए जाते हैं। और इसमें ओडिशा का जो पठार आ जाता है उसे हम शामिल करते हैं।
छोटा नागपुर का पठार है उसे शामिल करते हैं। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है उसे हम शामिल करते हैं। यह उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है। और यह भी हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो ये पेटी पाई जाती है ये देश का समृद्धतम खनिज पेटी है। यानी खनिजों के मामले में ये बहुत ही रिच है, समृद्धशाली है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खनिज के मामले में समृद्धशाली या रिच पेटी कौन सी है, रिच क्षेत्र कौन सा है, वह यही रिच पेटी आएगा। अब यहां पर क्या क्या पाया जाएगा, तो यहां पर कोयला पाया जाएगा। यहां पर हम लौह अयस्क, ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में कोयला है, लौह अयस्क है, अभ्रक है, मैग्नीज है और बॉक्साइट है। ये चीजें यहां पर पाई जाती हैं और ये महत्वपूर्ण पेटी के रूप में है। और यहां पर एक ये देखा जाए कि दुर्गापुर है, बोकारो है, राउरकेला है, ये सभी पॉइंट यहीं पर आते हैं। इसका मतलब है यह उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप में आते हैं। और हजारीबाग का जो पठार है उस हजारीबाग के पठार में अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक की एक चादर सी है, चादरी अभ्रक है। तो हजारीबाग के पठार में चादरी अभ्रक है और वह विश्व में विशालतम भंडार है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व में अभ्रक का जो विशाल भंडार है वो कहां पर है, प्रमुख रूप से वह हजारीबाग के पठार में चादरी अभ्रक का विशाल भंडार पाया जाता है। हम ये देखें कि जो खनिज संसाधन का चैप्टर है उस खनिज संसाधन के चैप्टर में जो दूसरा पॉइंट आता है भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र। तो भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों में आपका एक ये हुआ। अब हम दूसरा खनिज क्षेत्र लेते हैं। दूसरा खनिज क्षेत्र है वो है मध्य क्षेत्र। तो इसे हम मध्य क्षेत्र के रूप में लेंगे। ये आया मध्य क्षेत्र। इससे आप अपने रजिस्टर में नोट भी करते रहें। देखिए, परीक्षा की तैयारी के लिए आपको अभ्यास बहुत जरूरी है और जब अभ्यास जरूरी है तो अगर आप क्लास में ये नोट करते जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट तैयार करते जाएंगे, रटते जाएंगे, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर तैयार होगा। फिर हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, फिर आप नोट्स में पढ़िए। तो पहला, दूसरा या मध्य क्षेत्र। निश्चित बात है इसके नाम से ही है कि जो भारत के मध्य में होगा। और भारत के मध्य में आप मैप में नजर दौड़ाएं तो मैप में नजर जब दौड़ाते हैं तो ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, पूर्वी महाराष्ट्र, ये लगभग भारत के मध्य में आते हैं। तो यह मध्य क्षेत्र आता है, यह भी खनिज का भंडार है। अब तीसरा हम पॉइंट ले लें और तीसरे पॉइंट में आया दक्षिण क्षेत्र आ जाता है। और जैसा ये नाम से ही पता है कि ये भारत का दक्षिण का भाग होगा और दक्षिण क्षेत्र में भी खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों में कर्नाटक का पठार खनिज से समृद्धशाली है। तमिलनाडु का उच्च जो क्षेत्र है वह भी शक्तिशाली है, वहां भी जो है तो मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज का भंडार। इसका मतलब दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र, इनको हम शामिल कर सकते हैं। अब उसके बाद चौथा नंबर हम ले और चौथे नंबर में हम लेते हैं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। और इसे नोट जरूर करते रहिए जिससे आपके सारे पॉइंट तैयार होंगे। बाई चांस मुख्य परीक्षा में आपको लिखने के लिए आया तो कम से कम भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों को आप हेड पॉइंट तो लिख पाएंगे और उनके अंदर मैटर तो लिख ही सकते हैं आप तथ्यगत रूप से। तो ये तैयार करना है। और इतना ही नहीं, कभी मान लिया कि आपका निबंध में भी लिखने के लिए आता है कोई खनिज से संदर्भित, और निबंध में फिर अगर इन हेड पॉइंट आपके अभी रटे हुए हैं, आपके अभ्यास से तैयार हो गए, अगर इनको आप लिख देते हैं तो निसंदेह मार्किंग बहुत बढ़िया होगी। तो जो चौथा नंबर अपना आ जाता है वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र आ गया। और आप देखिए कि जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र आया यानी हिंदुस्तान का दक्षिण किंतु साथ ही साथ पश्चिम। और जब हम दक्षिण पश्चिम लेते हैं तो आप देखेंगे यहां पर कि कर्नाटक आ जाता है, गोवा आ जाता है, केरला आ गया।
यानी कर्नाटक, गोवा, केरल, ये क्षेत्र आता है। जो भारत के मैप में आपने देखा है यहाँ पर कि वह दक्षिण पश्चिम में आता है, तो यह भी हमारा खनिज से समृद्ध क्षेत्र है। और उसके बाद अब पांचवा नंबर लेते हैं, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो पांचवें में आया उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र आ गया। और देखिए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, तो इस मैप में आप देखेंगे साइड में कि उत्तर और पश्चिम में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो आपने देखा कि वहां राजस्थान भी है, गुजरात भी है, कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र ले लेंगे, और गुजरात और राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है वह वहीं पर है, यह उसी भाग में आता है। तो यह भी आपका खनिज के मामले में समृद्धशाली है। उसके बाद हम छठा नंबर ले, और छठा नंबर में है हिमालय के क्षेत्र। तो छठा में हम लेते हैं हिमालय के क्षेत्र आए। और जैसा कि हिमालय आपका भारत देश के उत्तर में फैला हुआ है, कश्मीर से लेकर के और नीचे आपका बंगाल की खाड़ी तक, और कहा जाए म्यांमार के वहां पर पर्वत श्रेणियों तक वो फैला हुआ है। और जब हम लोग हिमालय पर चलेंगे तो आपको ये मालूम है कि हिमालय 3 पर्वत श्रृंखलाओं से बना हुआ है, और 3 पर्वत श्रृंखलाओं में आपको पता है कि पश्चिम से पूरब की ओर इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जाती है, और पूरब में आकर लगभग एक जगह सिमट जाता है। और यह यहाँ पर आकर के अराकान पर्वत श्रेणी अगर हम देखें, और म्यांमार के पास तक ये फैला है। और यहाँ तक भी आप देखिए कि ये बंगाल की खाड़ी में अंदर जा करके, और जो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ पॉइंट्स निकले हैं, तो ये कहीं ना कहीं यह इसी का भाग है जो समुद्र के नीचे प्रसार है, लेकिन यहाँ पर इसकी चोटियां काफी ऊंची है तो ये बाहर दिखाई देती है। तो हिमालय हमारा हमें सर्दी के समय सर्दी के पवनों से बचाता है, गर्मी के समय लू से बचाता है, खनिज संपदा भी है, यह वर्षा भी कराने में योगदान करता है। और वर्षा महत्वपूर्ण, जो ये उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान में जो वर्षा होती है उसके लिए हिमालय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और आज अगर हम देखते हैं कि हमारे इस हिमालय पर्वत ने, और आज जो आयुर्वेद बढ़ रहा है, तो आप आयुर्वेद में देखिए कि आयुर्वेद प्रकृति से जोड़ करके ही ट्रीटमेंट करता है, और शायद मानव शरीर प्रकृति से ही जुड़ा है। तो अगर हम प्रकृति से जोड़ करके औषधि देते हैं तो हमारा शरीर फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो हिमालय हमें औषधियां देता है, जड़ी बूटी देता है। इस तरह से हिमालय हमारे लिए प्राण देता है, वायु देता है, जिंदगी देता है। इसलिए हिमालय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और खनिज तो देता ही है। तो हिमालय क्षेत्र आया। हिमालय क्षेत्र में आप देखिए कि उत्तराखंड का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का है, सिक्किम का है, हिमालय क्षेत्र में आता है। तो आपका जो उत्तराखंड में अल्मोड़ा आ जाता है, तो अल्मोड़ा में मैग्नेटाइट होता है। मान लिया क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक तरफ खनिज संसाधन दे देगा, दूसरी तरफ क्षेत्र दे देगा, और मैच करने के लिए देगा, चाहे वह प्रांतीय सिविल सेवा हो या फिर अखिल भारतीय सिविल सेवा हो, तो अल्मोड़ा में मैग्नेटाइट होता है। इसका मतलब आपको लर्न कर लेना है, अभ्यास कर लेना है कि अल्मोड़ा में वह मैग्नेटाइट खनिज पाया जाता है। मैग्नेटाइट हुआ। और उसके बाद अगर हम देखें कि सलाल में बॉक्साइट पाया जाता है, रामवन में जिप्सम पाया जाता है, मसूरी में फास्फोराइट पाया जाता है। इन क्षेत्रों को हमें प्रमुख रूप से देखना है। असम क्षेत्र जिसे हम असोम जानते हैं, अब वहां पर हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोलियम पाया जाता है। मेघालय में भी हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोलियम पाया जाता है। जहां पर बड़े बड़े कुएं हैं वहां से पेट्रोलियम तेलीय पदार्थ भी निकलते हैं, गैसीय पदार्थ भी निकलते हैं। तो इस रूप में आया। हिमाचल प्रदेश में भी प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, जिससे हमारी जिंदगी चल रही है, हम विकसित देश होने की ओर जा रहे हैं, तो वह आपका हिमाचल प्रदेश से पाया जाता है। इस तरह से हिमालय का क्षेत्र हमारा खनिजों से संपन्न क्षेत्र है।
और वह हमें महत्वपूर्ण योगदान करता है। अब उसके बाद हम लेते हैं 7वां नंबर और 7वां नंबर लेते हैं हिंद महासागर। देखिए ध्यान देना है, अगर मैं कहूं कि वायु के मामले में, ऑक्सीजन के मामले में, तो महासागर हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सच तो कहा जाए कि जिंदगी यहीं से शुरुआत हुई है और धीरे धीरे हम थलीय प्राणी बने, तो यहाँ हिंद महासागर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है खनिजों के मामले में। तो यह भी प्रमुख खनिज हिंद महासागर देता है। अगर हम हिंद महासागर में और मैप में अगर आप देखें तो हिंद महासागर में अगर हम पश्चिमी भाग में चलते हैं तो अरब सागर है। तो आप देखें वहां पर गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, ये पश्चिमी अवतटीय जो क्षेत्र आता है। अरब सागर का जो भारत के किनारे वाला भाग है, यहां पर गैस भी पाई जाती है और पेट्रोलियम भी पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। और जैसे आप वहां पश्चिम बंगाल से मैप में देखें तो पश्चिम बंगाल से लेकर और वहां त्रिपुरा, और ये पश्चिम बंगाल से लेकर के ओडिशा से लेकर के आंध्रा से लेकर के तमिलनाडु ये ले, तो ये अपना पूर्वी भाग आएगा जो कि बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। और यहां भी हमारे प्राकृतिक गैस है और साथ ही साथ है प्राकृतिक रूप से जो हमारा क्रूड ऑयल है, कच्चा ऑयल है, पेट्रोलियम जो तेल है वो भी हमारा निकलता है और विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे जो 7 क्षेत्र हैं, जो प्रमुख रूप से क्षेत्र हैं, जहां पर हिंदुस्तान में हमने देखा कि यहां पर खनिज पाए जाते। तो अगर आपने यह दिमाग में रखा कि भारत के प्रमुख क्षेत्र ये है, और अगर मुख्य परीक्षा में बात आई तो अगर आपने भारत का एक मैप बना करके और इनको उसी तरह से लोकेट करने का काम आपने कर दिया तो निश्चित बात है कि मार्क्स भी बेहतर आएंगे और आप उसे एक वैज्ञानिक ढंग से आपका लेखन भी होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र तो देख चुके, लेकिन अब तीसरे नंबर में अब हम लोग क्या देखें, तो मुझे ये लगता है कि जो हमारी सिविल सेवाओं में महत्वपूर्ण जो खनिजों के बारे में प्रश्न पूछता है, तो शायद अब हम कुछ महत्वपूर्ण खनिजों को समझें। सभी को समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रमुख खनिज के लिए तो तीसरा हेड पॉइंट आया प्रमुख खनिज। तो यहां पर हम लेते हैं प्रमुख खनिज। अब प्रमुख खनिज में कौन कौन से होंगे उनको हम एक एक करके समझते हैं। हालांकि खनिज के बारे में बहुत विस्तार से आपको नहीं समझना, लेकिन सिविल सेवाओं में हर खनिज के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रत्येक खनिज में 2-2, 3-3 चीजें होती हैं, बातें वही पूछे जाते हैं, तो उन्हीं पर हमें फोकस करना है। तो चलिए इसमें प्रमुख खनिज में नंबर 1 हम ले लेते हैं और नंबर 1 आ गया लौह खनिज। तो यहां पर हम ले लेते हैं लौह खनिज ले लेते हैं, यानी लोहे से संदर्भित खनिज हम लेते हैं। तो लौह खनिज, या इसे हम ये भी कह सकते हैं लौह अयस्क, चूंकि लोहा अयस्क के रूप में होता है, बाद में एक धातु के रूप में आता है। अयस्क क्या होता है? धरती पर कच्चा पदार्थ होता है, उसे हम पहले लेते हैं, फिर उसे फिल्टर करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं और फिर उससे लोहे के तत्व निकालते हैं और फिर लोहा तैयार होता है। इसका मतलब है कि पहले अयस्क होता है, अयस्क से फिर लोहा तैयार होगा, तो लौह खनिज कहते हैं, या उसे हम लौह अयस्क। और इसकी इंग्लिश जो होती है तो आयरन ओर होता है। ओर क्या है? कच्चा पदार्थ है जो धरती पर है, उसको हमने लिया और उसे फिल्टर करके मॉडिफाई करके जो हमने लोहा तैयार किया, तो जो पहले से हम धरती से पाएंगे वो अयस्क है। लगभग कई खनिज अयस्क के रूप में होते हैं, डायरेक्ट नहीं पाए जाते। तो लौह अयस्क में हम ये देखें कि हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व ही, लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान के संदर्भ में देखूं तो पूरा हिंदुस्तान लोहे पर खड़ा है, लोहे से सब कुछ है। यानी हमारे हर चीज है, मकान बना तो लोहे से बना, कार बनी तो लोहे से बना, उसके बाद बर्तन बने तो लोहे से बने, इंडस्ट्री बनी तो लोहे से बनी, रेलवे का ट्रैक बना तो लोहे से बना, बस है तो लोहे से बना, हर चीज, बॉक्स बना तो लोहे से बना।
सब कुछ लोहे से है। इसका मतलब है कि औद्योगिक क्षेत्र में लौह उद्योग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे औद्योगिक क्षेत्र में यह रीढ़ की हड्डी है। जैसे इंसान के रीढ़ की हड्डी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पूरे शरीर को संचालित करने के लिए रीढ़ के हड्डी में ही पॉइंट होते हैं और सारे पॉइंट हर अंग को वहां पर स्टिमुलेट करते हैं। उसी प्रकार से लोहा हर चीज को स्टिमुलेट करने वाला है, हर चीज को आगे बढ़ाने वाला है। इसका मतलब है कि लौह उद्योग को हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में यह रीढ़ की हड्डी है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि औद्योगिक विकास की रीढ़ कौन सा है, क्या है, तो लौह अयस्क है। तो औद्योगिक विकास की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विच इज, so that is the response, iron ore. Iron ore is the backbone of industrial development. ये इतना महत्वपूर्ण है। और लौह अयस्क जो कच्चा रूप में धरती मिलता है तो उसमें कई प्रकार का अयस्क होता है, लेकिन उसमें से हम लौह अयस्क में अगर हम दो प्रकार की चर्चा कर लें तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो प्रकार में नंबर 1 का आप लिख लीजिए, इसमें हेमेटाइट, तो एक इसमें आता है हेमेटाइट आता है, तो एक हेमेटाइट हुआ और दूसरा आता है मैग्नेटाइट। ये आपको याद होना चाहिए, हेमेटाइट आया और दूसरा नंबर आया मैग्नेटाइट आया। कभी कभी पूछ लेता है मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहे का अयस्क है। कभी कभी ये भी पूछेगा हेमेटाइट किसका अयस्क है, वह लोहे का अयस्क है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, दीज आर टू ओर्स ऑफ द आयरन, आयरन के दो ये अयस्क हैं। तो इन दो अयस्कों को हमें देखना है। और ध्यान दीजिएगा, जो कर्नाटका का कुड़प्पा क्षेत्र है, जिला है वहां का, कर्नाटक का धारवाड़ जिला है, तो जो कुड़प्पा है, धारवाड़ है, ये जो क्षेत्र आते हैं ये आपके लौह अयस्क के लिए काफी संपन्न क्षेत्र है। तो इसका मतलब है कि वहां पर औषधि चट्टाने हैं, औषधि अग्नि चट्टाने हैं, वहां पर लौह अयस्क पाया जाता है और इसे हमें महत्वपूर्ण रूप से समझना है। और हमारा जो शुद्धतम, देखिए अयस्क भी पाए जाते हैं, कुछ कम शुद्ध है, कुछ ज्यादा शुद्ध है। तो इन अयस्कों में शुद्धतम अयस्क, इसका मतलब है कि उसमें लोहे के टुकड़े ज्यादा हैं, लोहे का अंश ज्यादा है और अन्य चीजों के अंश कम है। मान लिया हमने हेमेटाइट लिया तो इसमें 10 प्रकार के तत्व हैं, तो लोहे का अलग हम करेंगे और बाकी चीजों को एक तरफ डाल देंगे, लोहे का उपयोग करेंगे। अगर जिस अयस्क में लोहे के तत्व ज्यादा है तो शुद्ध माना जाएगा। तो अगर हम कहें कि सर्वाधिक शुद्धतम वाला जो अयस्क है वह मैग्नेटाइट होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लौह अयस्क में शुद्धतम कौन सा होता है, तो वह मैग्नेटाइट होता है और लगभग 72% शुद्धता पाई जाती है। 72% प्योरिटी इज इन द मैग्नेटाइट। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटाइट में जितना मटेरियल है उस मटेरियल का लगभग 72% लोहे के टुकड़े पाए जाते हैं, लोहे के अंश हैं, तो यह शुद्धतम है। और आईएएस में जो क्वेश्चन बनते हैं तो कहा जाता है इनमें से कौन सा गलत है। तो अगर वहां पर लिख दिया कि शुद्धतम अयस्क मैग्नेटाइट है जिससे 72% है, अगर आपने तैयार कर रखा है कि शुद्धता मैग्नेटाइट है, 72% है, तो आप उसे सही मानेंगे। अगर इसे आपने नहीं अभ्यास में रखा और नहीं आपको तैयार, तो आपको लगेगा सही या गलत, और तुक्केबाजी से सफलता नहीं प्राप्त की जाती। और अगर कभी कभी प्राप्त भी की जाती है तो उच्च स्तरीय नहीं होती। इसलिए अनुमान से कभी ना चले, तार्किकता से चले और चीजों को तैयार करें। तो अगर ऐसे छोटे छोटे आपके तथ्य और अवधारणाएं तैयार हैं तो निसंदेह आप परीक्षा को पास कर लेंगे। आपको ये होता है कि अगर कोई चैप्टर शुरू करे तो ओवरऑल उस चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए, फिर नोट्स पढ़ें। तो ये तो आपने पढ़ लिया, फिर इसके अंदर जब जाएंगे 2-4 चीजें और पाएंगे, उसे तैयार करें और फिर उसको अभ्यास करें, फिर करें। जब आपने एक बार यहां पर क्लास में लिया, आपने सुना, आपने नोट किया, इसे पढ़ा, फिर नोट्स पढ़ा, फिर और अभ्यास और अभ्यास,
उसके बाद स्थिति ये होगी कि आपको एक एक चीज तैयार होगी। और मैंने बार बार कहा कि आपको 80% न करके 85 से 90% अगर चीजें तैयार है तो यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इन इंडिया यू कैन क्वालिफाई। 100% कभी कोई तैयारी होती ही नहीं। अब अगर आपने इतनी तैयारी कर ली इसका मतलब आप बहुत सिंसियर हैं, बहुत अच्छे हैं, आपने इतना तैयारी की, इसका मतलब इसकी चीजें 80, 85, 90% तैयार है, मतलब आप क्वालिफाई कर लेंगे। आपको यही जुनून लेकर के चलना है, तभी सफलता हमें बेहतर ढंग से मिलती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर दीजिएगा। अगर ये पूछा जाएगा भारत में सर्वाधिक शुद्धतम या शुद्धता वाला कौन सा अयस्क है लोहे का, तो मैग्नेटाइट है। और अगर ये ध्यान देना है कि जो हमारी सेल्स है मुंह की सेल्स का अगर हमने उपयोग नहीं किया तो ब्रेन को हम सूचना दे, मान लिया आपने मैग्नेटाइट को धीरे से कहा मैग्नेटाइट, तो जिसने ऐसा कहा तो वह ब्रेन को मैसेज दे रहा है कि बस एक कुछ सेल्स को तुम्हें स्टिमुलेट करना है, बाकी को नहीं, तो ब्रेन कम काम करेगा। और जब आप पूरी तौर से मैग्नेटाइट एक्टिव होकर, तो ब्रेन को आप इंडिकेशन करते हैं कि आप पूरी तौर से हमें एक्टिव रखो और जो हम कह रहे हैं उसे तुम समझो, याद कराओ। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए, जब भी बात पूरी तौर से खुल करके एक्टिव होकर के पूरे सेल्स का प्रयोग करके अगर बोलेंगे तब चीजें ज्यादा तैयार होती है। ये हमारा वोकल कार्ड, मैंने अभी वोकल कार्ड कहा, मैंने शुद्धता कहा, तो ये एक भाव निकल रहा है, ध्वनि है, जो ये ध्वनि है। और यहां पर मैंने ये किया, ये खटखट है, इसका भी कोई विशेष सार नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं तो वोकल कार्ड से आते हैं। वोकल कार्ड क्या है, जब कोई अंदर से हवा आई, हवा विशेष प्रकार से जब वहां वाइब्रेशन करती, जब वाइब्रेशन करती है तब कोई ध्वनि निकलती है। अब जब आप अपने ब्रेन को बोल ही नहीं रहे हैं कि तुम वोकल कार्ड में पूरी तौर से ध्वनि निकालो, तो वह पूरा काम भी नहीं करेगा। और वो सब वोकल कार्ड से अगर ध्वनि जो निकली तो पूरी तौर से ब्रेन उसे लर्न नहीं कराएगा, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा है जो कि गवर्नमेंट जैसा है, भारत सरकार है तो भारत सरकार पूरे भारत को गवर्न करती है, उसी प्रकार ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को गवर्न करता है। अगर ब्रेन को आपने मैसेज दिया तो ब्रेन हर चीज आपको लर्न करा देगा, चाहे उसका चेतन हो या वो चेतन यानी कॉन्शियस माइंड हो या सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं पुनः आपसे पूछूं कि भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाला लौह अयस्क कौन सा है, मैग्नेटाइट। इसमें शुद्धता कितनी पाई जाती है, 72%। मान लिया अभी आपने 2 बार 3 बार कहा और जब ही आप यहां से जाते हैं और घर गए और किसी ने कहा कि भाई कौन सा शुद्ध है लौह अयस्क होता है, तो आपने मैग्नेटाइट कितनी पाई जाती है, तुरंत आप 72% कहेंगे। लेकिन अगर मैंने एक बार बोल दिया, आपने उसे मेमोराइज नहीं किया, आपने नहीं बोला, फिर कोई पूछ लेगा तो आप कहेंगे नोट से देख ले तब बताएंगे। इसका मतलब आप गुड कंप्यूटर नहीं अगर ऐसा कहते। और अगर आपने 72% बता दिया इसका मतलब यू आर द बेस्ट कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर बढ़िया। और जब भी क्लास में बैठे क्लास में खो जाए, आपको पता ही न चले फिजिकली मैं यहां पर हूं, आपको लगे क्या गजब का सीन है, मैं आईएएस अभी हूं, मैं पीसीएस ऑफिसर हूं और मेरे पास वही टेंडेंसी है, वही प्रोपेंसिटी है और वही एटीट्यूड है, वही एप्टीट्यूड है। जब ये भाव होगा, बड़े एक्टिव होकर के रखेंगे और लगेगा कि एक बहुत बड़े क्षेत्र को मुझे गवर्न करना है, लीड करना है और मैं ऑलरेडी अभी हूं, मुझे बनना है ये नहीं है, मैं हूं। जब इस रूप में रहेगा तो आप बिल्कुल एक्टिव होकर के बैठेंगे और एक एक चीज आपको लर्न हो जाएगी। हमेशा आप सेल्फ मोटिवेटेड हो और सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब है कि पूरी तौर से खो जाएं और कहें कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, मैं पीसीएस ऑफिसर हूं इन दिस टाइम। तो वही आपके पास क्वालिटी, प्रोपेंसिटीज, टेंडेंसीज आएगी और तब बेहतर तैयारी होगी। तो यह बताइए कि मैग्नेटाइट शुद्धतम अयस्क है, कितने परसेंट है, 72% है। अब एक बात यहां पर यह आती है कि हम मैग्नेटाइट के बाद अगर हम चलते हैं और आगे हम ये देखें कि मैग्नेटाइट, अच्छा कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है,
मैग्नेटाइट है, और साथ ही साथ इसका जो रंग होता है भूरा से लेकर काला होता है। अब आयुष क्या करता है, सर्वाधिक शुद्धतम मैग्नेटाइट है, पहला पॉइंट आया। दूसरा आ गया इसका रंग भूरा से लेकर के काला होता है, फिर आ गया भूरा से लेकर लाल होता है। अरे भाई आप तो समझ चुके हैं भूरा से लेकर काला है तो लाल वाले को गलत बनाना है, तो भूरा से लेकर के काला होता है। अच्छा एक बात बताएं, जब भूरा और काला है, थोड़ा भूरा और काला, तो शायद इसीलिए हम इसे काला अयस्क भी बोल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस मैग्नेटाइट को हम काला अयस्क भी बोलते हैं, ब्लैक ओर, यानी मैग्नेटाइट इज कॉल्ड द ब्लैक ओर, काला अयस्क। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लौह अयस्क में किसे काला अयस्क बोलते हैं, मैग्नेटाइट, क्या होगा, मैग्नेट। जब आप उच्चारण करेंगे तो फिर मैग्नेटाइट ये पूरा वर्ड तैयार होगा। जब पूरा वर्ड तैयार होगा तब आप लिख भी पाएंगे, पहले ब्रेन में, फिर जिह्वा में, फिर और अभ्यास 10 बार अभ्यास, फिर लेखनी में आता है। कुछ बच्चे प्री में केवल रटते हैं और अभ्यास नहीं करते, तो तैयारी कम अच्छी होती है, और जो अभ्यास कर लेते हैं तब लिखने का काम आता है। और मुख्य परीक्षा जब बेहतर कब होगी, जब लिखेंगे, और लिखेंगे तब जब आपका अभ्यास होगा। और कम से कम मैग्नेटाइट इतना बोल लें कि जैसे मोहल्ले का नाम आपको पता होता है, शहर का नाम लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। अगर ये आपको तैयार है, उसी तरह मैग्नेटाइट तैयार होना चाहिए। जैसे घर में बच्चे का नाम सुमन, पिंटू, चिंटू, बिना सोचे समय, सोते समय भी हम कहते थे चिंटू इधर आओ, पिंटू आओ, सुमन आओ। तो उसी तरह हेमेटाइट भी होना चाहिए। अगर आपने मैग्नेटाइट, हेमेटाइट इनका नहीं किया तो फिर समझिए कि मजा नहीं आएगा। तो मैग्नेटाइट में आपने ब्लैक ओर, इसे काला अयस्क बोलते हैं। अच्छा एक बात ध्यान देना है, मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नेटाइट कहां पाया जाता है, या मैग्नेटाइट के क्षेत्र दे दिया और साथ में उनके जिला या राज्य और मैच करने को दिया, तो इतना तो याद कर ले। और ईश्वर ने इतना बड़ा ब्रेन दिया है, और ब्रेन ऐसा है, मैंने आपसे बताया कोई भी बच्चा सामान्य कमजोर नहीं होता है, उसे कमजोर एनवायरमेंट मिला है तो कमजोर हुआ है। मैंने कल उदाहरण दिया था कि 2 जुड़वा हों, अच्छे परिवार के बच्चे, पैदा होते ही एक को हम ट्राइबल एरिया में डाल दें और एक को बिल्कुल हाईफाई सोसाइटी में डाल दें, ट्राइबल वाला क्या करेगा, वो शिकार करना जानेगा, लोकल लैंग्वेज जानेगा, चाहे वो मसाई जनजाति हो। अगर मसाई जनजाति में है बस वहीं पर आपराधिक प्रवृत्ति सीख जाएगा, यह हो सकता है लड़ाई झगड़ा सीख जाए। और जिस बच्चे को आपने एक हाईफाई सोसाइटी में डाला तो वह बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो जाएगा, एक प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकता है। अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एनवायरमेंट उसे उचित नहीं मिला और इसे उचित मिला। अगर उसे भी यही मिला होता और इसके साथ होता तो यह भी आगे प्रोग्रेसिव होता। तो ध्यान देना है, कोई कमजोर नहीं होता, कमजोर एनवायरमेंट होता है। एनवायरमेंट आप खुद बना सकते हैं। 18 साल के ऊपर तो दिमाग ईश्वर ने दे दिया है, वैसे भी 3-4 साल में डेवलप हो जाता है, लेकिन माना जाता है गवर्नमेंट के बेस पे 18 साल के ऊपर वयस्क है। तो थोड़ा सा आप डिसीजन खुद लीजिए। तो मैं चलता हूं मैग्नेटाइट उत्पादक क्षेत्रों पर। अब मैग्नेटाइट उत्पादक क्षेत्रों में तो ये ध्यान देना है कि एक है शिमोगा जिला, और जो शिमोगा जिला है वह है कर्नाटका में, और इस शिमोगा जिला में धारवाड़ और कुड़प्पा शैलें फैली हैं, चट्टानें हैं। तो धारवाड़ और कुड़प्पा शैलें हैं शिमोगा जिला में, और यहां पर मैग्नेटाइट है। और शिमोगा कहां पर है, कर्नाटक में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कर्नाटक के शिमोगा में धारवाड़ और कुड़प्पा शैलें हैं, और इन्हीं धारवाड़ और कुड़प्पा शैलों में मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि धारवाड़ और कुड़प्पा शैलें किस राज्य में है, कर्नाटक में।
इन शैलों में कौन सा अयस्क लौह अयस्क पाया जाता है? मैग्नेटाइट। अब दूसरा नंबर में लेता हूं, तमिलनाडु चलते हैं। तमिल, और यही आपके कठिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, सामान्य क्वेश्चन में पूछेगा। पुराना जमाना गया, यानी दसियों सालों से परीक्षाएं हो रही हैं, और जब दसियों साल से परीक्षाएं हो रही हैं तो सामान्य क्वेश्चन कमीशन पूछ चुका है। अब जो बच्चे नहीं तैयार कर रहे हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, वो उन्हीं को पूछेगा। इसलिए अब टफ पूछता है जो बिखरे हुए चीजें इधर उधर, उसे आप तैयार करिए। तो तमिलनाडु ले, तो तमिलनाडु में एक सलेम क्षेत्र है, सलेम, और एक है तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली और सलेम, कल का अगर आपसे पूछ लेता है सलेम है कहां, अरे आपकी जुबान में होना चाहिए, कहां है सलेम? तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली कहां है? शिमोगा किस राज्य में है? कर्नाटक में। जिस व्यक्ति ने शर्म रखा कि मैं बोलूंगा गलत हो जाएगा, पता नहीं कौन हंसे, जिसने दुनिया से शर्म किया, दुनिया के खिल्ली से बचने का प्रयास किया और चुपचाप रहा, इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को धीरे धीरे कुंठित कर दिया, दबा दिया, और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे दुनिया को हंसने दो, जितना हंसे उतना आगे बढ़ो, ना शर्म करो, पहले गलतियां होंगी फिर सुधार होगा। खुलकर बोलना चाहिए, खुलकर आगे बढ़ना चाहिए। सलेम किस राज्य में है? तिरुचिरापल्ली कहां? धारवाड़ और कुड़प्पा शैलें, कर्नाटक। अब मैं लेता हूं, और अब लेते हैं हम झारखंड। तो झारखंड में पलामू जिला और डाल्टनगंज और सिंहभूम। तो यानी यह है कि पलामू जिला, डाल्टनगंज और सिंहभूम, ये झारखंड में लेते हैं। तो ये झारखंड में क्षेत्र आ जाता है मैग्नेटाइट का उत्पादक है। और राजस्थान लोग चले, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में बहुत लड़ाइयां लड़ी गई। महाराणा प्रताप का नाम सुना, अरे घास की रोटी खाया, जंगल में रहा, और उस भारत के उस वीर पुरुष ने क्या नहीं दिया। हम आपको आज, हमारी हरित क्रांति हो गई, गेहूं है, धान है, सर्वस्व मिल चुका है, हम इतना भोज्य पदार्थ पा चुके हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? इसलिए घास की रोटी वाला आन मान शान के लिए जिंदगी व्यतीत करता रहा हिंदुस्तान के, और आप दूध, घी, दाल, रोटी, चटनी, लेकिन आपको पिज्जा बर्गर नहीं खाना है, कभी कभार चलेगा। तो जब आप इससे हेल्दी भोजन करते हैं तो आन मान शान आप अपनी, अपने परिवार की, अपनी समाज की नहीं बचा सकते हैं। बस कहा जाता है आत्मबल सशक्त हो, आप आत्मबल सशक्त करें। तो हम चलते हैं राजस्थान में, झुंझुनू जिला है, क्षेत्र है झुंझुनू। तो झुंझुनू जो राजस्थान का है, मैग्नेटाइट उत्पादक क्षेत्र आ जाता है। अब हम लेते हैं ओडिशा। उड़ीसा था, नाम ओडिशा हो गया। तो ओडिशा में हम लेते हैं संबलपुर और गंजाम, ये दो जिले हैं, संबलपुर और गंजाम। इसका मतलब कल आपसे क्वेश्चन पूछेगा गंजाम कहां पर है, संबलपुर कहां है, ओडिशा में है। तो यह संबलपुर और गंजाम ओडिशा में है। अब अगर ये चीजें याद है, और कल का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आईएएस में ही पूछ लिया, ये यूपीपीसी से पूछ लिया, गंजाम क्षेत्र कहां है, और अगर आपने नहीं रटा तो फिर 4 में हनुमान लाट पड़ती है, हेड एंड टेल होता है। आपने सिक्का उछाला और जो जहां हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, तुक्केबाजी में छक्केबाजी नहीं होती, तुक्केबाजी बस केवल आपकी मन की शांति के लिए, इसलिए क्लियर कट तैयार होना चाहिए। अब हम लेते हैं मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट की, लौह अयस्क है, हेमेटाइट को ले लें। तो ध्यान देना है कि यह लोहांश यानी लोहे का अंश इसमें थोड़ा कम पाया जाता है, मैग्नेटाइट की अपेक्षा कम पाया जाता है, लगभग 60-65 के आसपास, 60 के आसपास ही पाया जाता है।
तो यानी हेमेटाइट में मैग्नेटाइट के सापेक्ष लौह अंश कम पाया जाता है, और इस अयस्क को लौह का ऑक्साइड बोलते हैं। लौह का ऑक्साइड लिखिए इसे, हेमेटाइट को लौह का ऑक्साइड कहा जाता है, लौह का ऑक्साइड बोला जाता है। और इसका रंग, हेमेटाइट का रंग लाल गेरुआ होता है। कैसा होता है? लाल गेरुआ। गेरू एक मिट्टी होती है, लाल कलर की होती है। पुराने जमाने में घर में कॉर्नर बनाने के लिए बड़ा अच्छा प्रयोग होता था। आज लोग मिट्टी में नहीं रहते। एक बात और मैं आपको बता दूं, पुराने जमाने में जब गेरू का प्रयोग हम कॉर्नर में करते थे अपने घर पर, बढ़िया लाल पट्टी बन गई, और उसके बाद गाय का गोबर, और फिर हम लिपते थे और उसमें रहते थे, बीमार कम पड़ते थे क्योंकि कच्चा था। जब हम नंगे पैर रहते थे, हमारे पास चप्पल भी नहीं थे, तो जब हम नंगे पैर रहते थे तो हम डायरेक्ट पृथ्वी से कनेक्ट रहता था, और पृथ्वी से जब हम रहते तो हमारे बॉडी में बहुत सारे यहां पर पॉइजन बनते हैं। वह जाकर के, और बहुत यहां हीट बढ़ती है, वह जाकर के हमारे पैरों के माध्यम से धीरे धीरे अर्थ में, पृथ्वी में चला जाता था, तो हम बीमार कम पड़ते थे। तो पहले के लोग नंगे पैर रहते थे, डायरेक्ट जो संपर्क होता था मिट्टी से होता था धरती। आज टाइल्स से होता है, टाइल का संपर्क ही नहीं है वहां पर, इसलिए हमारे बॉडी का अर्थिंग से, यानी धरती से संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम बीमार। इसलिए एक काम करिएगा, आपका जो अभी घर है या घर बनवाना, तो कुछ कच्चा एरिया छोड़ देना, और कच्चे एरिया में आप घंटे 2 घंटे नंगे पैर रहना। और जब नंगे पैर रहें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली हमारा शरीर बना है, मैकेनिकली बना है, हमारा केमिकली बना है, और इलेक्ट्रॉनिकली जब बना है, इलेक्ट्रिक से बना है, तो जब आप नंगे पैर रहेंगे तो आपके बॉडी का जो इलेक्ट्रिक बढ़ चुका है, पावर बढ़ चुका है, बहुत गर्म हो चुका है, वो धीरे धीरे 1-2 घंटे में धरती ले लेती। क्योंकि मां है, मां तो पीड़ा छीनती, तो वो पीड़ा हमारी ले ली, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी रिलैक्स हो गई, और रिलैक्स हो गई, ऐसे डेली रिलैक्स करेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन अगर हमारे पास टाइल्स है और हम कभी, और हमारी इलेक्ट्रिक बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, तो एक दिन हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए अगर बीमार नहीं होना तो नंगे पैर रहना है 1-2 घंटे तक, तो इलेक्ट्रिकली आपका बेहतर हो जाएंगे और केमिकली भी बेहतर होंगे। तो ये आपको सोच समझने की बात है। तो यहां पर हम देखते हैं कि लौह का ऑक्साइड किस अयस्क को बोलते हैं? हेमेटाइट को। किस रंग का है? लाल गेरुआ रंग का है। तो ये लाल गेरुआ रंग का है, और हमारा भूरा से लेकर के काला कौन था? मैग्नेटाइट था। इसलिए शायद उसे ब्लैक ओर बोलते हैं, यानी काला अयस्क के रूप में बोलते हैं। तो ये आया। और ध्यान देना है, जो हेमेटाइट है धारवाड़ शैलों में पाया जाता है। लिख लीजिए, ये जो आपका है हेमेटाइट धारवाड़ शैलों में पाया जाता है। और अब चूंकि हमने मैग्नेटाइट के उत्पादक क्षेत्र हमने देख लिया, तो अब हेमेटाइट के उत्पादक क्षेत्र हम देख लेते हैं। हेमेटाइट के उत्पादक क्षेत्रों में हम सबसे पहले चलते हैं झारखंड। झारखंड क्या है? आपको लगता है कि शायद जनजातीय क्षेत्र है। अरे जनजातीय नहीं, प्राकृतिक क्षेत्र है। शायद दुनिया वहीं पर है, और हमारी जनजातियां प्रकृति के नजदीक हैं। आपको भी तैयारी प्रकृति के साथ करना चाहिए। ध्यान देना है, हमने जो एक अभियान चलाया है वह है यह एक लेक्चर विद नेचर एंड सोसाइटी। मतलब जो हमें पढ़ाना है प्रकृति से जोड़कर, समाज से जोड़कर पढ़ाना है। इसलिए चैप्टर तो तैयार होगा, प्रकृति और समाज की चीजें तैयार होंगी, तो आपका और ज्ञान बढ़ेगा। झारखंड में वहां प्राकृतिक चीजें बहुत हैं, तो झारखंड में आपका हेमेटाइट उत्पादक क्षेत्र है। और झारखंड में एक है नोआमुंडी। नोआमुंडी, नोआमुंडी क्या नाम है? नोआमुंडी कहां पर है? और झारखंड में एक है गुआ क्षेत्र। बुआ नहीं, गुआ, गुआ क्षेत्र है। तो ये गुआ क्षेत्र झारखंड में आता है। तो भाई ये आप ध्यान दीजिए, अगर ये आ जाएगा गुआ क्षेत्र कहां पर है?
नोआ मुंडी कहां पर है? अब लेते हैं ओडिशा, मयूरभंज, उड़ीसा में मयूरभंज है, केओझर है और सुंदरगढ़, 3 आ जाते हैं। यानी मयूरभंज, केओझर और सुंदरगढ़। क्वेश्चन पूछा जाएगा सुंदरगढ़ कहां है? ओडिशा में है, तो सुंदरगढ़ ओडिशा में है। और मैं कल की क्लास से पूछूंगा भी कि सुंदरगढ़ कहां है, ओडिशा बताना है। और एक बात, मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। मतलब आपको आईएएस पीसीएस, चूंकि अब दोनों बात चल रही है, मैं प्रांतीय सिविल सेवा और अखिल भारतीय दोनों की बात करूं, तो मुझे केवल सिलेक्शन चाहिए। देयर इज ओनली वन ऑप्शन इन माय डिक्शनरी, दैट इज द सिलेक्शन ओनली, एंड देयर इज वन टर्म दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, नो इम्पॉसिबिलिटीज टर्म इज यूज इन माय डिक्शनरी। असंभव शब्द नहीं होना चाहिए आपकी डिक्शनरी में, भी संभव होना चाहिए। और सफलता ही एक ऑप्शन है। यह आपका काम है कि मैंने जो तैयार कराया घर में अभ्यास करिए, घूमते टहलते, किचन में आते जाते। अरे सोच लीजिए कि यू आर इंपॉर्टेंट पर्सन, एक बहुत बड़ा एरिया आपके लीड में चलने वाला है, गर्व होना चाहिए। और उतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्या गजब की तैयारी मुझे करना है, और ऑफिसर बन जाएंगे। फिर परमार सर क्या गाजे बाजे निकलाएंगे और क्षेत्र में पूरा घुमवाएंगे। जो मैंने कहा सो करूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सुंदरगढ़ जिला कहां है? ओडिशा है। गोवा क्षेत्र कहां है? अच्छा, एक बात अब मैं लेता हूं, छत्तीसगढ़ बड़ा अच्छा है, मैं घूम आया हूं, जनजातियों के साथ लंबे समय तक, मतलब कई दिनों तक रहा, पूरा देख समझ आया हूं, बहुत बढ़िया क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में एक है बैलाडीला खान। बैलाडीला, तो बैलाडीला खान किस राज्य में है? और वहां लौह अयस्क पाया जाता है नीचे धरती में। तो बैलाडीला से वो फेमस है, वो बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। तो बस्तर भी कहां हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ। और तो बैलाडीला बस्तर क्षेत्र, बिलासपुर भी लिख लीजिए तीसरा, बिलासपुर क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ में है, वह भी हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं लेता हूं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है जबलपुर, क्या गजब कहा, नर्मदे हर, नर्मदा की उत्पत्ति अमरकंटक से। नर्मदा नदी के बारे में कभी बखान करूंगा, क्या पवित्र नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदियां जी जान है हमारी, जिंदगी है हमारी। जल भी हमसे बोलता है। जल में अगर आप बारीक ढंग से देखें तो जल अपना नेचर बदल लेता है, और उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी पार्टिकल में बदल जाती है। मैं नहीं कहता, क्वांटम फिजिक्स कह रही। इसका मतलब है कि जल को जिस रूप में, जिस भाव से आप देखेंगे वही भाव बन करके आएगा। इसलिए जल को देवता के रूप में और अपने को अमृत मान के आप पिएंगे तो बीमारी अपने आप दूर। और यही गाथा और कथा है आपकी नर्मदा नदी के, जो अमरकंटक से प्रवाहित होती है। किसी दिन मैं आपको चर्चा, और रिफ्ट वैली में है, भ्रंश घाटी में है, उसी के नीचे ताप्ती नदी आ जाएगी, उनकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश में है जबलपुर, और एक है सरगुजा जिला। तो जबलपुर जिला, सरगुजा जिला ये मध्य प्रदेश में है। अब मैं लेता हूं कर्नाटक। कर्नाटक में आया बेलारी। तो बेलारी ये कर्नाटक में है, और वहां पर एक हासपेट क्षेत्र। तो बेलारी में हासपेट क्षेत्र है। क्वेश्चन पूछा जाएगा हासपेट क्षेत्र कहां पर है? बेलारी में है। कहीं कहीं बिलारी लिखा रहता है, वो कभी कभी बिल्ली का तद्भाव बिलारी। हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में बिल्ली को बिलारी बोलते हैं, जब वो तद्भाव है। तो ये है, चलता है, हिंदुस्तान में नाम बिगाड़ने की औकात ज्यादा है लोगों के पास। तो हासपेट क्षेत्र कहां है? कर्नाटक में। धारवाड़ क्षेत्र कहां है? ये भी कर्नाटक में है। अगला है महाराष्ट्र। क्या गजब का महाराष्ट्र, देखिए चंद्रपुर। चंद्रपुर कहां पर है? मिलान करने के लिए आईएएस से पूछा जा चुका है विगत वर्षों में। चंद्रपुर महाराष्ट्र है। रत्नागिरी, नोट करिए जल्दी से, महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, रत्नागिरी है। ये गजब के क्षेत्र है जहां पर हेमेटाइट पाया जाता है। और राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान में आया भीलवाड़ा और उदयपुर। भीलवाड़ा क्षेत्र उदयपुर है राजस्थान में, तो भीलवाड़ा और उदयपुर आया, यह राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है। तो इस तरह से हमने यहां पर प्रमुख लौह खनिजों में हमने पहला देखा लौह अयस्क के बारे में। हम देखा कि लौह अयस्क क्या क्या है,
और लौह अयस्क में हमने मैग्नेटाइट देखा, हेमेटाइट देखा। लौह अयस्क को यहां खत्म करके अब अगला खनिज देख लेते हैं। और दूसरे में अब आ गया, और दूसरे में ले लीजिए लिमोनाइट। दूसरा आता है लिमोनाइट। तो दूसरा आया लिमोनाइट, यह भी एक अयस्क के रूप में आएगा। बहुत छोटे छोटे अयस्क है, छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी, ज्यादा आपको इसमें तथ्यगत नहीं तैयारी करनी है। तो लिमोनाइट आया। लिमोनाइट आता है तो ये पीले रंग का होता है, शॉर्ट में लिखे लिमोनाइट, आगे पीला, बस कॉमा। शॉर्ट में जिंदगी क्या शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, तो पीला, पीले रंग का होता है, कोमा लगाइए। और कोमा लगाने के बाद इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इसे बोला जाता है। और यह निम्न कोटि का लौह अयस्क है। यह कोमा लगा दिया, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कोमा निम्न कोटि का लौह अयस्क, यह आ गया। और उसके बाद में आपका एक आती है दामुदा श्रेणी है पश्चिम बंगाल में। तो दामुदा जो श्रेणी है वहां पर लिमोनाइट पाया जाता है, यानी क्षेत्र है दामुदा जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर यह पाया जाता है। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी है, तो कांगड़ा घाटी में पाया जाता है। बस इसका इतना ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। अब आया अगला सिडेराइट। अगला आया सिडेराइट। सिडेराइट, सिडेराइट हम लेंगे। सिडेराइट आया तो इसे आयरन कार्बोनेट बोलते हैं, लिख लीजिए जल्दी। सिडेराइट डैश, और इतना तेज चलिए कि पवन वेग से जाइए, पवन वेग होना चाहिए। हनुमान जी को याद कर लीजिए कभी कभी, तो पवन वेग दे देंगे, शक्ति दे देंगे। तो सिडेराइट आयरन कार्बोनेट बोलते हैं, बस इसको इतना ही याद कर लीजिए। सबका सब कुछ नहीं तैयार करना है, बड़ा सेलेक्टिव पढ़िए, जो पूछा जाता है वही पढ़े। तो ये सिडेराइट आया, आयरन कार्बोनेट। मैं एक चीज को 2-2 4-4 बार बोलता हूं कि आप भी अपने जीवा से बोले। तो ये बताइए सिडेराइट को किस नाम से जाना जाता है? आयरन कार्बोनेट से है। और यहां पर यह है कि आपका जो छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान, अभी मैंने कहां बताया छत्तीसगढ़ में ना बैलाडीला खान, तो यहां पर एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का कारखाना लगा है। यानी छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में एशिया का बृहत्तम यंत्रीकृत लौह अयस्क है। यानी बैलाडीला में लौह अयस्क के खनन के लिए एशिया का बड़ा सा सबसे बड़ा यानी कारखाना लगा है, यंत्र लगे हुए हैं। कितना गजब है। और मालूम है एक खासियत, इस बैलाडीला से जो लौह अंश मिलता है, लौह मिलता है, तो उस लोहे को, अधिकांश लोहे को हम निर्यात कर देते हैं जापान को। क्वेश्चन पूछा जाता है बैलाडीला से अधिकांश निर्यात कहां किया जाता है? लौह तत्व जापान को, यानी जापान भेज दिया जाता है, हम वहां भेज देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात ध्यान देना है कि अगर मैं कहूं भारत देश में लौह अयस्क का अगर संचित भंडार हम अनुमान लगाएं तो लगभग 28,526 मिलियन टन है। 28,526 मिलियन टन है। यानी भारत देश में लौह अयस्क का अगर मैं कहूं कुल संचित भंडार लगभग है 28,526 मिलियन। ये आपको आंकड़े याद होने चाहिए, लिख लीजिए, ये लिखिए भाई, 28,526 मिलियन टन है भंडार। क्योंकि इनका लौह अयस्कों या आदि जो अयस्क धरती के अंदर तत्व है, खनिज है, उनका लगभग सीमित भंडार है, इसलिए उसका उपयोग हमें कम करना है और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग ज्यादा करना है। यह ध्यान देना है। 28,526 मिलियन टन है। और ये जो लौह अयस्क है हमारे यहां तो उड़ीसा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, यहीं पर ज्यादा है। तो आपने इन चीजों को देखा, समझा, जाना। अब अगला एक तत्व लेते हैं, खनिज। अगला तत्व ले लीजिए और अगले में लिखिए मैंगनीज। अगला तत्व डालिए प्रमुख खनिजों में मैंगनीज। मैंगनीज आया, और जब मैंगनीज आता है तो इस तत्व के बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, लोहे को अगर हमें जलाना है, तो लोहे को पिघलाना है, तो मैंगनीज का सहारा लेना पड़ता है।
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैंगनीज क्या है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि लौह अयस्क को प्रगलन करने के लिए मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है, सही है कि गलत? क्या हुआ? सही है, प्रगलन मेल्ट करने के लिए आता है। तो मैंगनीज में लिख लीजिए लौह अयस्क के प्रगलन मेल्टिंग के लिए महत्वपूर्ण ये कच्चा पदार्थ है, इसे यूज करते हैं मैंगनीज को। मैंगनीज जिससे मिलता है वो भी कच्चे पदार्थों से मिलता है, कच्चे तत्व पहले जमीन से खोदते तब मैंगनीज बनता है, और फिर मैंगनीज का उपयोग हम लौह क्षेत्र में करते हैं। लेकिन मैंगनीज का अयस्क क्या है? अयस्क मैंने बताया पहले कच्चा मटेरियल मिलता है, फिर कोई चीज तैयार होती है, तो मैंगनीज भी अयस्कों से तैयार होती है। तो मैंगनीज के दो अयस्क लिख लीजिए जो महत्वपूर्ण है, साइलोमैलिन, 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 साइलोमैलिन एक इसका अयस्क हुआ, और एक है ब्रोनाइट, एक है ब्रोनाइट। क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रोनाइट अयस्क किसका अयस्क है? मैंगनीज का है। और साइलोमैलिन, अगर आपका क्वेश्चन पूछ लिया इनमें से कौन मैंगनीज का अयस्क है और एक ऑप्शन आया है साइलोमैलिन, तो यही उत्तर सही रहेगा। अच्छा दोनों याद तो करिए भाई, दो कौन से हैं? नंबर 1 साइलोमैलिन, नंबर दूसरा, फिर एक बार नंबर 1 और दूसरा, अरे किसके अयस्क है? मैंगनीज के अयस्क है। तो यह, और ये मुख्य रूप से जो अयस्क पाए जाते हैं ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टान प्राप्त कहां से होते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से पाए जाते हैं। अब अगर मैं कहूं मैंगनीज की और अयस्क, तो मैं नोट्स में दे दूंगा, और भी अयस्क हैं, जैसे पायरोलूसाइट है, हालैंडाइट है, सीटेपराइट है, हाउसमैनाइट है, मैग्नेटाइट है, रोडोक्रोसाइट है, जैसोबासाइट है, ये नोट्स में है। अब आगे इसमें से हम देखते हैं इसका उपयोग कहां किया जाता है मैंगनीज का। लोहे में तो किया जाता है, आपने देखा प्रगलन के लिए किया जाता है, लेकिन जब हम शुष्क बैटरी तैयार करते हैं, पानी वाली नहीं, शुष्क बैटरी, तो अब भाई लिख लीजिए शुष्क उपयोग, उपयोग के बाद डैश, इसको एकदम साइंटिफिक ढंग से लिखना शुरू करें। तब प्री के साथ मेन की तैयारी में, प्री कम मेन, तो मेन में और अच्छा कर लेंगे आप। तो यहां पर यह कहा जाएगा कि शुष्क बैटरी उपयोग डैश करके शुष्क बैटरियों के निर्माण, कॉमा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। चमड़ा तथा माचिस उद्योग में भी, चमड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग करते हैं, माचिस उद्योग में करते हैं, वस्त्रोद्योग में भी करते हैं। चमड़ा में, माचिस में, वस्त्रोद्योग में, कांच को रंगने में उपयोग आता है, कांच को रंगने में उपयोग आता है। तो इस तरह से इसका, और पेंट बनाने में भी काम आता है, कुछ कीटनाशक दवाओं में काम आता है, और रंगीन ईंट बनाने में काम आता है। ये मैंगनीज है। और मैंगनीज के क्षेत्र जान लीजिए कहां पर है, तो एक उत्तरी पूर्वी प्रदेश है जहां ओडिशा और झारखंड है। आप गौर करिए, भारत देश के उत्तर पूर्वी प्रदेश में, यानी ओडिशा और झारखंड में, हिंदुस्तान का 1/3 मैंगनीज वहीं पाया जाता है। इसका मतलब है मैंगनीज के क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, और वहां देश का 1/3 मैंगनीज पाया जाता है। और उसके बाद मध्यवर्ती क्षेत्र आता है, जिससे मध्य प्रदेश आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, ये ले लेते, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कर्नाटक, आंध्रा में आ जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण आपका है वह है ओडिशा और झारखंड का क्षेत्र, मैंगनीज ये आया। और भारत में मैंगनीज और कहां कहां हो सकता है, तो देखिए ध्यान देना है, महाराष्ट्र में एक भंडारा क्षेत्र है, महाराष्ट्र में एक नागपुर क्षेत्र है। तो भंडारा में भी है, नागपुर में भी है, कितना गजब का है ये, तो वहां भी आपको ये समझना है। और आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम एक क्षेत्र है, श्रीकाकुलम, और एक है विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम, वहां भी पाया जाता है। तो इस तरह से यानी आपके लौह अयस्क हैं। अब एक बात करते हैं, इसके बाद के जो अयस्क हैं और 2-4 जो महत्वपूर्ण है, जैसे तांबा,
चांदी, सोना, हीरा आदि जो पूछे जाते हैं, इनकी चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा। और तब तक ये जब तैयार करके आएंगे मैं पूछ लूंगा, आपका तैयार होगा तभी आगे बढ़ूंगा, और नहीं तो नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा एक ही विकल्प सफलता और मेरा एक ही शब्द संभव, उसके अलावा कुछ नहीं। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और भारत मां के जय बोलते हैं। ओके, थैंक यू।